गुड मॉर्निंग बच्चों। हाइटरबेस 2.0 में पुनः आपका स्वागत है। आज हम जो लेक्चर देखने वाले हैं इसमें संकुचनशील प्रोटीन एक्टिन और मायोसिन की संरचना के बारे में हम एनसीईआरटी से पहले टेली करेंगे। इसके बाद ऐसी संकुचन की क्रियाविधि को समझेंगे। चलिए सबसे पहले हम संकुचनशील प्रोटीन की संरचना को समझते हैं एनसीईआरटी से। संकुचनशील प्रोटीन की संरचना। प्रत्येक एक्टिन कैसा है? पतले तंतु दूसरे से सर्पिला रूप में कुंडलित होकर, सर्पिला रूप मतलब स्पाइरल रूप में कुंडलित होकर दो, एक नहीं कितने, दो एफ एक्टिन का बना होता है। तो एक एक्टिन तंतु दो एफ एक्टिन तक का बना होता है, सर्पिला रूप आकार में होते हैं। प्रत्येक एफ एक्टिन जी गोलाकार एक्टिन इकाइयों का बहुलक है। एकलक इकाई हमारी जी एक्टिन है और बहुलक इकाई हमारी एफ एक्टिन है। एक दूसरे प्रोटीन, ये पहला प्रोटीन है एफ एक्टिन, दूसरा प्रोटीन ट्रोपोमायोसिन। ये दो तंतु, यहां भी कितने तंतु है? दो, जैसा मैंने बताया था। एफ एक्टिन के निकट पूरी लंबाई में पाए जाते हैं, लंबाई में फैले हुए होते हैं। एफ एक्टिन की पूरी लंबाई में फैले होते हैं। पूरी लंबाई में फैले होते हैं। अगला है यहां पर एक जटिल प्रोटीन, तीसरे नंबर का प्रोटीन, तीन प्रोटीन बताए थे, एफ एक्टिन, ट्रोपोमायोसिन और ट्रोपोनिन। जटिल प्रोटीन अणु ट्रोपोमायोसिन पर नियत अंतरालों पर पाई जाती है। विश्राम की अवस्था में ट्रोपोनिन एक उप इकाई एक्टिन तंतुओं के मायोसिन के बंध बनाने वाले सक्रिय स्थानों को ढककर रखती है। विश्राम की अवस्था में मायोसिन एक्टिन से ना जुड़ जाए, इसलिए एक्टिन की वो साइड जो मायोसिन से जुड़ने वाली है, एक्टिन की साइड को ढक कर रखती है ताकि एक्टिन मायोसिन से ना जुड़ पाए। ये काम कौन करता है? ट्रोपोनिन। चले आगे हम, प्रत्येक मायोसिन मोटे, ये पतलू है और ये मोटा है। यहाँ एक्टिन की बात चल रही थी, यहाँ चल रही है मायोसिन की बात। तंतु भी एक बहुलक प्रोटीन है। ये भी कैसा प्रोटीन है? बहुलक, एकलक नहीं। कैसा है? बहुलक प्रोटीन। कई एकलकी प्रोटीन जिसे मेरोमायोसिन कहते हैं। मायोसिन की एकलक इकाई मेरोमायोसिन कहला रही है। यहाँ एक मोटा तंतु बनाती है। मोटा तंतु कौन सा बनाएगी? मायोसिन। प्रत्येक मेरोमायोसिन के दो महत्वपूर्ण भाग होते हैं, एक छोटी भुजा सहित गोलाकार सिर तथा एक पूंछ। एक छोटी भुजा के साथ गोलाकार सिर एक भाग और एक पूंछ दूसरा भाग। ये दो भाग है किसके? मेरोमायोसिन। तो आगे चले इसमें। सिर को, अब देखो यहां से चित्र आ रहा है, ये वही चित्र है जिसको हमने समझा था। ये वाला ए बैंड, यहां से यहां तक की जो लंबाई है ये एच क्षेत्र, ये यहां से यहां तक ए बैंड है। इनने ज्यादा लंबा कर दिया, बैंड यहीं तक आना चाहिए, ए बैंड यहां तक, इस लंबाई तक। ये आई बैंड है पुनः, मैंने थोड़ा गलत दे दिया। ये है यहां से यहां तक आई बैंड और ये है यहां से यहां तक ए बैंड। तो ये ए बैंड, आई बैंड, आई बैंड, ए बैंड, एच क्षेत्र और ये पूरी लंबाई को क्या नाम दिया है? सार्कोमियर। चित्र यहां दिया इन्होंने। चलो अब हम देख रहे हैं, ये रही एक्टिन की संरचना। यह है एक्टिन की संरचना और एक्टिन की संरचना में ये रहे गोलाकार,
इन गोलों को हमने क्या नाम दिया है? एफ एक्टिन। पूरी के पूरे बहुलक प्रोटीन को एफ एक्टिन कहा और एक गोले को हमने कहा है, क्या नाम दिया था? जी एक्टिन। और ये सर्पिलाकार मतलब ये स्पाइरली रूप में है और इन्हीं के समांतर चलने वाला, कटकर चलने वाला कौन है? ट्रोपोमायोसिन। एक तंतु की दो तंतु, दो तंतु, एफ एक्टिन के भी दो और ट्रोपोमायोसिन के भी दो। और ट्रोपोमायोसिन पर ही क्या है? जटिल प्रोटीन ट्रोपोनिन फिक्स्ड इंटरवल पर क्या है? उपस्थित। ये तीन प्रकार के प्रोटीन यहाँ उपस्थित है। ये चित्र जो आ रहा है ये किसका है? मायोसिन का, जो भी हम बात कर रहे हैं। मायोसिन का ये वाला भाग है सिर और ये वाला भाग छोटी भुजा, और यहां से यहां तक की लंबाई को नाम दिया है क्रॉस। और सिर और छोटी भुजा एक भाग, और पूंछ जो है ये वाला भाग क्या है? पूंछ। अभी हमने बात की थी कि मेरोमायोसिन की ये संरचना है और मेरोमायोसिन में कुल भाग कितने हैं? दो। एक भाग सिर और छोटी भुजा और दूसरा भाग है पूंछ। थोड़ा सा अगर उसको ऊपर चलाएं, यह है एकल मेरोमायोसिन की आंतरिक संरचना है। एकल मेरोमायोसिन इस संरचना से संबंधित अब हम बात कर चुके हैं। इसमें देखो सिर वाले भाग में क्या उपस्थित है? यहाँ पर एक्टिन संयोजी स्थल और एटीपी योजित स्थल, ये दोनों एटीपी योजित स्थल है दोनों, और ये वाले दोनों के दोनों क्या है? एक्टिन योजी स्थल है। ठीक है, ये संरचना हम पढ़ चुके हैं, समझ चुके हैं। मेरोमायोसिन सिर में, सिर में क्या उपस्थित है? भारी मेरोमायोसिन, और पूंछ को हल्का मेरोमायोसिन कहते हैं। सिर वाले भाग को भारी मेरोमायोसिन और पूंछ वाले भाग को हल्का मेरोमायोसिन कहते हैं। क्या नाम दिया है? लाइट और हेवी। इधर से हेवी मेरोमायोसिन और इधर से लाइट मेरोमायोसिन आ जाता है। मेरोमायोसिन अवयव अर्थात सिर और छोटी भुजा पर नियत दूरी तथा आपस में एक नियत दूरी, नियत कोण पर ए तंतु पर बाहर की तरफ उभरे होते हैं। तो नियत मायोसिन पर, मैंने जैसा कल भी बताया था, नियत मायोसिन पर एक निश्चित कोण पर, कोण भी निश्चित होगा, ये बाहर की तरफ क्या होते हैं? उभरे हुए, और इन्हें ही हम क्या कहते हैं? क्रॉस भुजा, क्रॉस आर्म या क्रॉस भुजा कहा जाता है। गोलाकार सिर एक सक्रिय एटीपी एंजाइम, एटीपीएज एंजाइम है जिसमें एटीपी के बंधन स्थान और एक्टिन के लिए सक्रिय स्थान, सारी चीजें इसी हेड पर मिलती है। सब पढ़ चुके हैं, तो सब देख चुके हैं। अब आज का जो हमारा टॉपिक है अगला, वो है पेशी की संकुचन क्रियाविधि। पेशी संकुचन की क्रियाविधि अगला आज का हमारा इसका टॉपिक है। इसको समझते हैं। पेशी संकुचन की क्रियाविधि बहुत महत्वपूर्ण क्रियाविधि है। कैसे पेशी का संकुचन होता है, हेडिंग डाल लेते हैं। संकुचन की क्रियाविधि। पेशी संकुचन की क्रियाविधि, यह हमारा टॉपिक है। अब हम इसको समझेंगे कि किस प्रकार से पेशी का संकुचन होता है। इसके लिए एक सिंपल सा मैंने यहाँ पर फ्लो चार्ट तैयार किया है आपके लिए। इस फ्लो चार्ट के माध्यम से आप इजीली, बहुत आसान तरीके से पेशी का संकुचन कर सकते हैं। देखो ये रही यहाँ पर तंत्रिका कोशिका।
ये है मोटर नर्व। ये मोटर नर्व गई है, ये है पेशी। ये हमारी पेशी। इस पेशी पर गई है मोटर नर्व। ये पेशी और इस पेशी पर गई है ये मोटर नर्व। इस तरह से ये है हमारी मोटर नर्व। इस पे हम यहाँ पर माइलिन आवरण भी बना देते हैं। यहाँ पर अंदर रखी हुई है ये ER, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इनके अंदर भरे हुए हैं ये प्लस आयन। अब हम अगर बात करें तो एक क्रम है यहाँ पर, उस क्रम को मैं यहाँ से बता रहा हूँ आपको क्या क्या हो रहा है यहाँ पर पेशी संकुचन में। सबसे पहले CNS, CNS से सिग्नल जाएगा मोटर नर्व के पास। मोटर नर्व सिग्नल लेकर जाएगा पेशी के पास और यहाँ बनाएगा न्यूरो मस्कुलर जंक्शन। न्यूरोमस्कुलर जंक्शन और ये न्यूरोमस्कुलर जंक्शन CNS मोटर नर्व पेशी न्यूरोमस्कुलर जंक्शन न्यूरो ट्रांसमीटर एसिटाइल कोलिन का क्या होगा स्त्राव। और ये न्यूरोमस्कुलर जंक्शन जो न्यूरोमस्कुलर ट्रांसमीटर जो है न्यूरो ट्रांसमीटर ये क्रिया विभवांतर पूरी पेशी पर फैलता है। और इससे ER CA प्लस प्लस का को मुक्त करती है और CA प्लस ट्रोपोनिन से जुड़ता है और एक्टिन तंतु मायोसिन से मायोसिन से जुड़ता है। अब पूरी की पूरी घटना को मैंने यहाँ लिख दिया है। क्या हो रहा है पेशी संकुचन की क्रियाविधि में, बहुत आसान सी प्रक्रिया है। यहाँ क्या हो रहा है कि आपको मान लो ये हाथ हिलाना है, तो हिला आप ही रहे हो क्योंकि ये आप ही के तंत्रिका तंत्र में नियंत्रण में है। तो CNS जो है आपका केंद्रीय तंत्रिका तंत्र ब्रेन जो है वो ब्रेन मोटर नर्व को क्या भेजेगा सिग्नल। इसको सिग्नल देगा। मैसेंजर कौन है मोटर नर्व। मोटर नर्व ब्रेन या मस्तिष्क से इस हाथ को हिलाने का सिग्नल लेकर कहां आएगी पेशी के पास। यह है हमारी पेशी। पेशी तंतु के पास आएगी, पेशी कोशिका के पास आएगी और पेशी कोशिका के पास आकर ये मोटर नर्व की ये एंड प्लेट
यहाँ बनाती है न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। ये नर्व्स और पेशी दोनों आपस में जुड़ जाती है और इसे कहा जाता है न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। यहाँ बन गया न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। और इस न्यूरोमस्कुलर जंक्शन पर ये न्यूरॉन्स के अंदर यहाँ एंड प्लेट्स में भरे होते हैं कुछ केमिकल जिन्हें नाम दिया है न्यूरोट्रांसमीटर। क्या बोला गया है? न्यूरोट्रांसमीटर। जैसे एसिटाइल कोलिन न्यूरोट्रांसमीटर है और ये न्यूरोट्रांसमीटर इस पेशी पर फैल जाता है। पेशी की सतह पर क्या हो जाएगा? फैल जाएगा। कौन फैलेगा? न्यूरोट्रांसमीटर। और ये उत्पन्न करता है क्या? क्रिया विभवांतर। क्या उत्पन्न करता है न्यूरोट्रांसमीटर? क्रिया विभवांतर। और यह क्रिया विभवांतर पूरी कहाँ फैल गया है? पेशी पर, क्योंकि न्यूरोट्रांसमीटर कहाँ फैला है? पेशी पर। और जैसे ही ये क्रिया विभवांतर पूरी पेशी पर फैलता है, ये पेशी के अंदर उपस्थित सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम ईआर में क्या संचित? कैल्शियम। और वो कैल्शियम आयन को क्या कर देती है? मुक्त। जैसे ही पेशी कैल्शियम आयन मुक्त करेगी, ये कैल्शियम आयन जाकर जुड़ जाता है किससे? ट्रोपोनिन से। क्योंकि यहाँ पर इस तरह की धारियां हैं और इन धारियों में हम जानते हैं क्या है? एक्टिन और मायोसिन तंतु। और अभी संरचना को हमने देखा, एक्टिन में 3 प्रोटीन है, एफ एक्टिन, ट्रोपोमायोसिन और ट्रोपोनिन। और ट्रोपोनिन जो है वही तो मायोसिन से एक्टिन को जुड़ने से रोकता है। और उस ट्रोपोनिन की उस जगह पर जाकर कौन जुड़ गया है? कैल्शियम। अब ये ट्रोपोनिन मायोसिन को जुड़ने से नहीं रोकेगा, मास्किंग प्रभाव हटा दिया। किसने हटाया है? कैल्शियम आयन ने। किससे जुड़कर? ट्रोपोनिन से जुड़कर। अब एक्टिन बेफिक्र होकर किससे जुड़ेगा? मायोसिन से। और जब एक्टिन मायोसिन से जुड़ता है तो पेशी का क्या होता है? संकुचन। और इसी क्रियाविधि को हमने नाम दिया है पेशी संकुचन की क्रियाविधि। इसके लिए एक स्पेशल थ्योरी बनाई गई है जिसको नाम दिया है स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी। स्लाइडिंग फिलामेंट सिद्धांत। कौन सा सिद्धांत है? स्लाइडिंग फिलामेंट सिद्धांत। महत्वपूर्ण सिद्धांत यहां से दिया गया है जिसे क्या नाम दिया है? स्लाइडिंग फिलामेंट सिद्धांत। और ये जो स्लाइडिंग फिलामेंट सिद्धांत है, इसमें एक्टिन मायोसिन के ऊपर फिसलता है। और जब एक्टिन, ये मायोसिन और ये एक्टिन पतला तंतु मोटे तंतु के ऊपर जाकर क्या करेगा? फिसलेगा। और इसलिए इसका नाम ही क्या रखा है? स्लाइडिंग फिलामेंट सिद्धांत। इस स्लाइडिंग फिलामेंट सिद्धांत के जरिए ये पेशी का क्या होता है? संकुचन। ये पहले की स्थिति है। अब हम देखेंगे कि एक्टिन मायोसिन के ऊपर कैसे स्लाइड होता है। ये तो हमने देखा कि एक्टिन के ऊपर जो मास्किंग प्रभाव दे रहा था ट्रोपोनिन, उस ट्रोपोनिन को निष्क्रिय कर दिया किसने? कैल्शियम। इस पूरी प्रक्रिया में यही देखा हमने। अब कैसे फिसलेंगे? कैसे वो ए बैंड, आई बैंड, सार्कोमियर की लंबाई में परिवर्तन आएगा, वहां से बस प्रश्न बनते हैं, उनको समझेंगे। उससे पहले ये जितना हमने अभी पढ़ा है इसको हम किससे देख लें? एनसीईआरटी से। एक बार एनसीईआरटी से टेली कर लें। पेशी संकुचन की क्रियाविधि। पेशी संकुचन की क्रियाविधि को सर्पी तंतु सिद्धांत द्वारा अच्छी तरह से समझाया जा सकता है। सर्पी तंतु सिद्धांत मतलब स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी। हिंदी है सर्पी तंतु सिद्धांत और अंग्रेजी में है स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी। जिसके अनुसार पेशीय रेशों का संकुचन पतले तंतुओं के मोटे तंतुओं के ऊपर सरकने से होता है, स्लाइड करने से। एक्टिन पतला तंतु, मायोसिन मोटा तंतु। तो एक्टिन मायोसिन के ऊपर जाकर क्या करता है? फिसलता है। तब ये होगा सिद्धांत। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र। अभी हम जो हमने पढ़ा टीएनएस की प्रेरक
तंत्रिका द्वारा एक संकेत प्रेषण से पेशी संकुचन का आरंभ होता है। तो पेशी संकुचन का आरंभ कहां से होगा? सीएनएस से। एक प्रेरक न्यूरॉन मतलब मोटर न्यूरॉन तथा इससे पेशीय रेशे एक प्रेरक इकाई का गठन करते हैं। प्रेरक तंत्रिका और पेशीय रेशे के सार्कोलेमा की संधि को तंत्रिका पेशीय संगम या अत्यंत पट्टिका कहते हैं, अंत्य पट्टिका कहते हैं। न्यूरोमस्कुलर जंक्शन इसको कहा जाता है। इस संगम पर एक तंत्रिका संकेत पहुंचने से एक तंत्रिका संचारी एसिटाइल कोलिन मुक्त होता है जो सार्कोलेमा में क्रिया विभव उत्पन्न करता है। वही बात है कि सीएनएस से सिग्नल लेकर कौन आएगा? मोटर तंत्र नर्व। और वो मोटर नर्व कहाँ जाएगी? पेशी के सार्कोलेमा झिल्ली पर, और वहां निर्माण करेगी न्यूरोमस्कुलर जंक्शन का, और वहां पर एसिटाइल कोलिन मुक्त होगा और वो क्या उत्पन्न करेगा? क्रिया विभव। वही जो भी मैंने बात बताई वही चल रही सारी बात। क्रिया विभव उत्पन्न करता है, यह समस्त पेशी के रेशे पर फैल जाता है। यह क्रिया विभव पूरे रेशे पर पेशी के फैल जाता है जिससे सार्कोप्लाज्म में कैल्शियम आयन मुक्त होते हैं। सार्कोप्लाज्म मतलब पेशी के अंदर भरा हुआ द्रव्य क्या कहलाता है? सार्कोप्लाज्म। में कैल्शियम आयन क्या होते हैं? मुक्त हो जाते हैं, क्योंकि हम जानते हैं सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम में क्या भरे हुए हैं? कैल्शियम आयन। और इस क्रिया विभव के कारण ईआर इन्हें क्या कर देती है? मुक्त। कैल्शियम आयन स्तर में वृद्धि से एक्टिन तंतु पर ट्रोपोनिन की उप इकाई से कैल्शियम बंध बनाकर एक्टिन के ढके हुए सक्रिय स्थान को खोल देता है। एक्टिन तंतु पर ट्रोपोनिन है और ट्रोपोनिन से जाकर कौन जुड़ गया है? कैल्शियम। और बंध बनाने से वो जो ट्रोपोनिन ने सक्रिय स्थान स्थिर रखा था उसको खोल देता है। अब क्या होगा? एटीपी के जल अपघटन से प्राप्त ऊर्जा का उपयोग कर, अब यह घटना कहाँ घट रही है? मायोसिन तंतु। कहाँ घटेगी? मायोसिन तंतु पर। एटीपी के जल अपघटन से प्राप्त ऊर्जा का उपयोग कर मायोसिन शीर्ष एक्टिन के खुले सक्रिय स्थानों से क्रॉस सेतु बनाने के लिए बंध जाते हैं। मायोसिन में एटीपी ग्रहण करता है और मायोसिन जाकर किससे जुड़ जाएगा? एक्टिन से। इस बंध से जुड़े हुए एक्टिन तंतुओं ए बैंड के केंद्र तक खिसकते हैं और इन एक्टिनों से जुड़ी हुई ए रेखा भी अंदर की तरफ खिंच जाती है जिससे सार्कोमियर की लंबाई इस वाले चित्र को समझेंगे। यहां से हम ये वाला जो चित्र है सबसे महत्वपूर्ण चित्र है, यहाँ इसी को समझना है हम। देखो ये हमारा एक्टिन तंतु है और ये हमारा मायोसिन, और इस मायोसिन पे ये लगा है मेरोमायोसिन की एक इकाई क्या लगी हुई है? मेरोमायोसिन। कलर चेंज कर लेते हैं यहां से, कलर इसका ये ले लिया हम। देखो ये एक उप इकाई जो है ये क्या है? यहाँ पर ये है मेरोमायोसिन। इस उप इकाई को क्या बोला है? मेरोमायोसिन। और इस मेरोमायोसिन में यहाँ पर चार घटनाओं के माध्यम से इस पेशी का क्या हो रहा है? संकुचन। कितनी घटनाएं, कितने चरण है? चार। समझते हैं एक एक चरण। अभी हमने समझा था कि मेरोमायोसिन का ये हेड है और ये इसकी पूंछ है, और हेड भाग में दो जगह साइड से, एक को हमने का नाम दिया था एक्टिन बंधिंग बंध स्थल और एक एटीपी बंध स्थल। तो काम यहां से शुरू हो रहा है, इस जगह जाकर एटीपी क्या हो गई है? जुड़ गई।
जैसे एटीपी यहां से जुड़ी, अगला काम शुरू होगा कि यहाँ एंजाइम उपस्थित है हमारे पास एटीपीएज, और ये एंजाइम जो है ये एटीपी को तोड़ देता है फॉस्फेट प्लस एडीपी प्लस क्या मुक्त होती है। ये काम कौन करेगा? एटीपीएज एंजाइम। तो उसने फास्फेट को अलग किया और एडीपी को क्या कर दिया है? अलग। यहाँ पर और जैसे ये दोनों अलग हुए, इनसे क्या मुक्त हुई? ऊर्जा। और इस ऊर्जा की सहायता से ये हेड जाकर किससे जुड़ गया? एक्टिन तंतु। किससे जुड़ा है? एक्टिन तंतु से। यहाँ जुड़ गया हेड। किससे जुड़ गया है? एक्टिन तंतु से। ये मायोसिन का सिर और ये यहाँ हेड से जुड़ गया और इसको हमने नाम दिया पूरे को त्रास सेतु। क्या बोला गया है? त्रास सेतु बना दिया इसे। ये जुड़ेगा हेड तभी जब दो घटनाएं होंगी जो अभी हम पढ़ के आए हैं कि एक्टिन तंतु के ट्रोपोनिन से कैल्शियम आयन जुड़ेंगे, तभी ये हेड जुड़ने की जगह खाली करेगा वो ट्रोपोनिन। और दूसरा कि ये मायोसिन तंतु के पास एडीपी और फॉस्फेट क्या होंगे? अलग। और क्या मुक्त होगी? ऊर्जा। उसी ऊर्जा के कारण ये यहाँ जुड़ेगा। ये दो कंडीशन होना चाहिए और दोनों कंडीशन देख ली यहाँ से हम। एक्टिन वाली घटना देख ली, क्या हुआ पेशी में आकर। और मायोसिन में एटीपीएज एंजाइम जो उसके सिर में है, वो सिर के कारण फॉस्फेट अलग और एडीपी क्या हो गए हैं? अलग। और ये जाकर हेड कहाँ जुड़ गया है? इस एक्टिन तंतु से। और क्या बनाया है? त्रास सेतु बना लिया। अब इसके पास एनर्जी है और उस एनर्जी के कारण ये हेड अब इधर की तरफ क्या करेगा? गति। किसकी तरफ गति कर रहा है? इधर है हमारी एम लाइन। क्या लाइन है? एम लाइन। एम लाइन की तरफ किसको धकेल रहा है? एक्टिन को। यहां था, देखो अब यहां होगा, यहां होगा तो इसने इतना धकेल दिया। अब ये इतना था, इसने एक्टिन तंतु को इतना कहां धकेल दिया है? एम लाइन की तरफ क्या कर दिया है? धकेल दिया। इस धकेलने में एडीपी और फास्फेट की ऊर्जा पूरी तरह खत्म हो चुकी, इसलिए वो कहां निकल गए हैं? बाहर। जैसे ये बाहर निकले, ये हेड फिर से पुनः अपने इनिशियल स्टेज में आ गया। कहा गया है? इनिशियल स्टेज में पुनः। अब फिर से ये संकुचन करने के लिए क्या हो गया है? तैयार। फिर से एटीपी मिलेगी, फिर से ये एडीपी में बदलेगा, उसको ऊर्जा मिलेगी, फिर से इसको धकाएगा। यह धकाने में क्या हो रहा है कि इधर का ये एक्टिन तंतु कहाँ किसकी तरफ खिसक कर आ रहा है? एम लाइन की तरफ। दोनों एक्टिन तंतु अगर एम लाइन की तरफ आएंगे तो सार्कोमियर की दो जेड के बीच में सार्कोमियर की दूरी क्या हो जाएगी? कम। और सार्कोमियर की दूरी अगर कम हुई तो क्या होगा? पेशी का संकुचन होगा। तो सार्कोमियर को ही इसलिए हम क्या नाम देते हैं? पेशीय संकुचन की कार्यात्मक इकाई। तो पेशीय संकुचन या पेशी की संरचनात्मक व कार्यात्मक इकाई किसको नाम दिया था? सार्कोमियर। इस तरह से पेशी का क्या होता है? संकुचन। यहाँ पर एक और डायग्राम जो है हमारा एक्टिन मायोसिन वाले, उससे भी समझेंगे। ये डायग्राम हमने यहाँ समझा है जिससे ये बात मालूम पड़ी कि ये मायोसिन कैसे एक्टिन से जुड़ता है और कैसे मायोसिन एक्टिन को धकेलता है किसकी तरफ? एम लाइन की तरफ। तो इसमें थोड़ा और एनसीईआरटी को पढ़ लें। सार्कोमेर छोटा हो जाता है अर्थात संकुचित हो जाता है। सार्कोमेर छोटा हो जाएगा, तभी छोटा होगा जब मायोसिन उसे किसकी तरफ धकेलेगा? एम लाइन की तरफ। ऊपर के चरणों से स्पष्ट है कि पेशी छोटा होते समय अर्थात संकुचन के समय आई बैंड की लंबाई कम हो जाती है। आई बैंड की लंबाई क्या हो जाएगी? कम। जबकि ए बैंड की लंबाई ज्यों की त्यों रहती है। ए बैंड की लंबाई में कोई परिवर्तन नहीं होता। आई बैंड की लंबाई क्या हो जाती है? कम। एडीपी और पी2 फॉस्फेट मुक्त कर मायोसिन विश्राम अवस्था में वापस चला जाता है और मायोसिन पुनः किसमें आ जाता है? विश्राम अवस्था में। एक नए एटीपी के बनने से क्रॉस सेतु
टूटते हैं। एक नए एटीपी के बनने से क्रॉस सेतु क्या हो जाते हैं, टूट जाते हैं। जैसे नया एटीपी जाएगा वहां पर क्रॉस सेतु टूट जाएगा। और मायोसिन शीर्ष एटीपी को अपघटित कर पेशी की ओर संकुचन के लिए क्रिया दोहराते हैं। और एटीपी एटीपीएज एंजाइम एटीपी को पुनः क्या कर देता है, तोड़ देता है और फिर से संकुचन शुरू हो जाता है। किंतु तंत्रिका संवेदी के समाप्त हो जाने पर सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम द्वारा कैल्शियम के अवशोषण से एक्टिन स्थल पुनः ढक जाते हैं। और जैसे ही ये पूरा का पूरा तंत्रिका आवेग खत्म हो जाता है, विश्राम में चली गई पेशी, तब ईआर पुनः कैल्शियम आयन को कहां ले लेती, संचित कर लेती, जो बिखरे हुए थे सार्कोप्लाज्म में। फलस्वरूप हेड रेखाएं अपने मूल स्थान पर वापस हो जाती। और जो झेड लाइन कैसी थी, दूर दूर, कहाँ आई थी, पास पास, सार्कोमेर की लंबाई कम हो गई थी, वापस अपने पुनः स्थान पर चली जाती, अर्थात शिथिलन हो जाता है। विभिन्न पेशियों में रेशे की प्रतिक्रिया अवधि में अंतर हो सकता है। रेशे की अवधि में अंतर हो सकता है, कुछ भी अंतर हो सकता है। सब में संकुचन का समय एक समान नहीं होगा, कम ज्यादा हो सकता है। तो ये हम अब देखने वाले हैं कि आई बैंड की लंबाई कम हो रही है, जेड जेड ए बैंड की लंबाई में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, सार्कोमेयर की लंबाई कम हो रही, पर ये हो कैसे रहा है, इसको हम चित्र के माध्यम से समझेंगे। वो वाले जेड लाइन वाला सार्कोमेयर वाला चित्र से, कि कैसे मायोसिन एक्टिन को धकेल रहा है, इसकी लंबाई कम ज्यादा हो रही, क्योंकि यहीं से बहुत ज्यादा क्या पूछे आते हैं। तो अगले लेक्चर में हम उसको डिस्कस करेंगे कि कैसे सार्कोमेयर की लंबाई कम हुई। ये जो चित्र हमने देखा है, इस चित्र को भी फिर से डिस्कस करेंगे हम, और कैसे लंबाई कम ज्यादा हुई, इसको अगले लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे। इसीलिए अगले लेक्चर के लिए भी आप एक दिन का इंतजार करें, और अगले दिन आपको मिलेगा अगला लेक्चर, जिसमें हम पेशी संकुचन की क्रियाविधि को पूर्णतः कंप्लीट करें। थैंक यू सभी को।